स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नर जनन तंत्र के बारे में। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नर जनन तंत्र। तो ये नर जनन तंत्र का फिगर बना है। पहले फिगर को समझेंगे कि कौन सा अंग किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका नाम। तो सबसे पहले यहाँ इस अंग की यदि बात करें तो इसको कहा जाता है वृषण कोश। वृषण कोश। उसके बाद इसके अंदर इस अंग की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है वृषण। उसके बाद अगले अंग की बात करें तो ये इस अंग को कहा जाता है गुदा। इस अंग की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है मलाशय। उसके बाद यदि इस अंग की बात किया जाए तो ये है मूत्राशय। उसके बाद इस अंग की यदि बात किया जाए, ये दोनों अंगों की, तो ये सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक ग्रंथियां। उसके बाद इधर देखेंगे, इस अंग की यदि बात किया जाए तो इसे शिश्न कहा जाता है। इस अंग की यदि बात किया जाए तो इसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। उसके बाद यदि यहाँ इस अंग की बात किया जाए तो इसे कहते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी। उसके बाद यदि इस अंग की बात किया जाए, जो यहाँ से हो करके और यहाँ जा कर के प्रोटेस्ट ग्लैंड में जुड़ी है, इस अंग की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। उसके बाद यदि इस अंग की बात करें यहाँ, तो इसे कहा जाता है अधिवृषण। अधिवृषण। तो इस प्रकार नर जनन तंत्र के कुछ नाम हैं। तो इसमें एक बार पुनः देखेंगे कि इसे वृषण कहा जाता है, इसे वृषण कोश, इसे अधिवृषण कहा जाता है। ये एनस या गुदा हो गया, ये मलाशय या जिसे रेक्टम कहा जाता है। ये सहायक ग्रंथियां हैं, ये मलाशय, ये ब्लैडर या जिसे मूत्राशय कहा जाता है। ये शिश्न है या जिसे पेनिस कहा जाता है। ये मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, और ये स्खलन वाहिनी कहा जाता है, और ये शुक्र वाहिनी से कहा जाता है। तो चलिए एक एक अंग का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो नंबर 1 पे रख सकते हैं वृषण कोश, नंबर 2 पे रख सकते हैं वृषण, उसके बाद अधिवृषण 3 पे, और नंबर 4 पे रख सकते हैं शुक्रवाहिनी एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से, नंबर 5 पे स्खलन वाहिनी, उसके बाद नंबर 6 पे मूत्रमार्ग, उसके बाद नंबर 7 पे शिश्न, और नंबर 8 पे
सहायक ग्रंथियां। यदि मूत्राशय की बात करें या ब्लैडर जिसे कहा जाता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र जब पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। मलाशय की बात करें तो ये भी उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत, गुदा की बात करें तो ये भी उत्सर्जन क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ चूँकि नर जनन तंत्र पढ़ना है तो यही 8 जो अंग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले वृषण कोश, यानी सबसे पहले अंग का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो सबसे पहले अंग है वृषण कोश। वृषण कोश, यदि वृषण कोश की स्थिति की बात किया जाए तो ये शिश्न के आधार के दोनों टांग के बीच में पाया जाता है। यदि इसकी यह त्वचा का बना होता है और यदि इसके लेयर की बात किया जाए यानी अस्तर की बात किया जाए तो यह 3 अस्तर का बना होता है, जिसमें पहला स्तर है यानी सबसे बाहरी स्तर त्वचा होता है, त्वचा होता है। उसके बाद यदि मध्य स्तर की बात किया जाए, मध्य स्तर, तो ये ढीले संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। उसके बाद यदि सबसे भीतरी स्तर की बात किया जाए, सबसे भीतरी स्तर की बात किया जाए तो ये आरेखित पेशी तंतुओं का बना होता है, आरेखित पेशी तंतु का बना होता है, जिसे डार्टोस पेशी कहा जाता है, जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं। चूँकि वृषण कोश जो होता है वो पेशी पट्टी का बना होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए वृषण कोश ऐसे बना होता है, तो यहाँ पर वृषण पाए जाते हैं एक जोड़ी। तो ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है इसे कहा जाता है स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम। ये स्क्रोटल सेप्टम द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है, जिसके एक भाग में एक वृषण पाया जाता है और दूसरे भाग में भी एक वृषण पाया जाता है। उसके बाद यदि वृषण कोश के कार्य की बात किया जाए तो वृषण कोश का मुख्य कार्य होता है, वृषण कोश
का मुख्य कार्य, यदि इसके कार्य की बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है ताप नियामक, यानी इसका कार्य जो है ताप नियामक करना। वृषण कोश का जो मुख्य कार्य होता है वो ताप नियामक करना। चूँकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 अंश सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यदि वृषण कोश की बात किया जाए तो ये शरीर के ताप से 3 अंश सेंटीग्रेड जो वृषण का ताप होता है वो कम कर देता है। यानी शरीर का यदि ताप रहेगा 37 अंश सेंटीग्रेड तो वृषण का जो ताप रहेगा वो 3 अंश सेंटीग्रेड कम रहेगा, यानी 34 अंश सेंटीग्रेड कर देता है क्या, वृषण कोश। तो यह वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। क्योंकि सर्दियों में वृषण कोश जो होता है वो सिकुड़ कर शरीर के समीप आ जाता है, लेकिन अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में वृषण कोश ढीले होकर या शिथिल होकर नीचे लटक जाते हैं। तो इस प्रकार वृषण कोश का ये कार्य हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दूसरे अंग की बात किया जाए नर जनन तंत्र में तो दूसरा अंग आता है वृषण, यानी दूसरे अंग की बात किया जाए तो दूसरा अंग है वृषण, या जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस, वृषण। तो सबसे पहले इसकी माप देखेंगे। माप क्या होती है? यदि लंबाई की बात करें वृषण के तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वहीं अगर मोटाई की बात किया जाए, मोटाई की बात किया जाए तो 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वहीं अगर वजन की बात किया जाए, वजन यानी वेट की बात किया जाए तो ये 20 से 25 ग्राम का होता है। वहीं अगर रंग की बात किया जाए वृषण के तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद यदि ये पहला माप हो गया, उसके बाद यदि स्थिति की बात किया जाए कि ये होता कहाँ है, चूँकि पहले ही बता दिया गया है वृषण कोश, तो वृषण कोश के अंदर ही होता है। लेकिन यदि शिशु अवस्था की बात किया जाए, शिशु अवस्था, यदि शिशु अवस्था की बात किया जाए तो ये उदर गुहा के भीतर वृक्क के पास होता है, यानी उदर गुहा के भीतर वृक्क के पास होता है। वहीं अगर वयस्क मनुष्य की बात किया जाए, वयस्क मनुष्य की बात किया जाए तो ये उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधार पर होता है, शिश्न के आधार पर होता है। चलिए आगे तीसरा कैरेक्टर इसका देखेंगे। इसमें 2 लेयर होती है, यानी 2 परत होते हैं, जिसमें इसके आंतरिक परत को यानी
यदि परतों की बात किया जाए तो इसके आंतरिक परत को इसके ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। वहीं अगर बाह्य परत की बात किया जाए, बाह्य परत की बात किया जाए तो बाह्य परत को ट्यूनिका वेजेनलिस, ट्यूनिका वेजेनलिस कहा जाता है। चलिए थोड़ा फिगर द्वारा देखेंगे कि टेस्टिस या वृषण कार्य कैसे करता है। तो वृषण का फिगर देखेंगे। वृषण कुछ इस तरह, यदि वृषण को आधे भाग में काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की संरचना शो होती है। जैसे कुछ इस प्रकार की संरचना शो होगी। इसमें ये जो बाह्य परत है इसको मेम्ब्रेना प्रोप्रिया कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स, यानी इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स। उसके बाद ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बाद यहाँ छोटी छोटी इंटरस्टीलियल सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ मध्य में छोटी छोटी इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। उसके बाद यदि आंतरिक अंगों की बात किया जाए, आंतरिक अंग में यदि यहाँ छोटी छोटी यदि इसकी बात किया जाए तो ये स्पर्मेटोसिस्ट होते हैं। स्पर्मेटोसिस्ट होते हैं। उसके बाद इनके अंदर यानी ये जो छोटी छोटी स्पर्मेटोसिस्ट हैं इनके अंदर पाया जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। वहीं एक दूसरा अंग भी पाया जाता है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर शो होता है।
यदि इस अंग की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। तो इस प्रकार यदि एक वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र, यदि एक वृषण के अनुप्रस्थ काट का फिगर इस तरह बनाया जाए तो इसमें मुख्यतः इतने अंग होंगे, जैसे मेम्ब्रेना, प्रोफेरिया, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, एंटीरियर एक्सटीरियर सेल्स, स्पर्मेटोसिस्ट, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। और यदि कनेक्टिव टिश्यू की बात किया जाए तो कनेक्टिव टिश्यू केवल इंटीरियर सेल्स जो होते हैं उसे संयोजी करने में क्रिया करते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यदि सर्टोली सेल की विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें पॉइंट नंबर 1 पे रख सकते हैं कि ये बड़ी व स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। ये बड़ी व स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद अगला यदि कैरेक्टर देखा जाए तो इनकी संख्या कम होती है। अगले कैरेक्टर की यदि बात किया जाए तो इनकी स्वतंत्र सतह कटी फटी होती है। और इनके यदि स्थान की बात किया जाए तो ये स्पर्मेटिड्स, इनके यदि स्थान की बात किया जाए तो ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं में धंसकर चिपकी रहती हैं। उसके बाद यदि सर्टोली सेल के कार्य की बात किया जाए, क्योंकि ये विशेषताएं हो गई, अब देखेंगे इसका कार्य। सर्टोली सेल का क्या कार्य होता है। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। इसको भी पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि सर्टोली सेल या ये
पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं से विकसित हो रहे पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 रख सकते हैं, ये शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। उसके बाद ये तीसरे कैरेक्टर की बात किया जाए तो ये इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। प्रोटीन हार्मोन का स्राव करती हैं। अगले कैरेक्टर की यदि बात किया जाए, ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये सर्टोली सेल्स की विशेषताएं और ये सर्टोली सेल्स के फंक्शन यानी कार्य हो गए। उसके बाद एक अन्य सेल्स की बात कर लिया जाए जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स या इसे लैडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। लैडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य जो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का, वो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आगे देखेंगे
नर जनन तंत्र के अगले अंग की यदि बात करें, वृषण के बाद आता है अधिवृषण। यदि अधिवृषण की बात किया जाए 3 पे, अधिवृषण, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यदि इसकी लंबाई की बात किया जाए, सबसे पहले इसके मेजरमेंट यानी माप की बात किया जाए, तो ये लगभग 6 मीटर 6 मीटर लंबी नलिका होती है। लंबी नलिका होती है। उसके बाद ये है कुंडलित हो जाती है, यानी ये 6 मीटर जो लंबी नलिका है कुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी, कामा के आकार की संरचना को बनाती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो अधिवृषण होता है वो शुरू में 6 मीटर होता है, लेकिन जब वो कुंडलित हो जाता है तो वो केवल 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी और कामा के आकार की संरचना को बनाता है। चूंकि यह एक नलिका है तो ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा चिपकी रहती है, यानी संयोजी ऊतक द्वारा चिपकी रहती है। उसके बाद यदि इसके भाग की बात किया जाए तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जैसे यदि इसके भाग की बात किया जाए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। यानी इसके यदि भाग की बात किया जाए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यानी अगला भाग जिसे शीर्ष भाग या ग्लोबस मेजर कहा जाता है। शीर्ष भाग अथवा ग्लोबस मेजर कहा जाता है। ग्लोबस मेजर कहा जाता है। उसके बाद यदि बीच वाले भाग की बात किया जाए, बीच वाला भाग, तो उसे बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण का शरीर, अधिवृषण का शरीर कहा जाता है। उसके बाद यदि लास्ट पिछले भाग की बात किया जाए, यानी पिछला भाग, तो उसे ग्लोबस माइनर कहा जाता है या कार्डा एपिडाइमिस, यानी कार्डा अधिवृषण
या इसे ग्लोबस माइनर कहा जाता है। यानी अधिवेशन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें अगला भाग शीर्ष भाग या ग्लोबस मेजर कहा जाता है, बीच वाले भाग को अधिवेशन का शरीर कहा जाता है, पिछले वाले भाग को कार्डा अधिवेशन या ग्लोबल माइनर कहा जाता है। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। अधिवेशन का कार्य, अधिवेशन का कार्य, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। पहले पॉइंट पे रख सकते हैं कार्य में, वृषणों से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहचाने का, शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। अगली कार्य की यदि बात किया जाए, पॉइंट नंबर 2, तो ये पूर्व शुक्राणुओं को, यानी स्खलन से पूर्व जो शुक्राणु होते हैं, पूर्व शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। उसके बाद ये तीसरे कार्य की बात किया जाए तो इसका तीसरा कार्य है निषेचन के लिए, शुक्राणुओं का परिपक्वन करना, इस प्रकार अधिवेशन के मुख्य कार्य निम्नवत हैं। उसके बाद नर जनन तंत्र के अगले अंग की यदि बात करें तो अगला अंग आता है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, यानी नंबर 4 पे आता है शुक्र वाहिनी, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है वैस डिफरेंस। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके मेजरमेंट की बात किया जाए, माप की बात किया जाए, तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई वो 40 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर। और ये कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका के रूप में होती है, के रूप में, कुंडलित नलिका के रूप में होती है। उसके बाद इसके अगले कैरेक्टर की यदि बात करें तो ये
शुक्रवाहिनी का जो कार्य होता है, कभी कभी ये होता है कि जो वृषण से वीर्य निकलता है वो कभी कभी स्खलित ना हो करके शुक्रवाहिनी में ही, यानी इसके कार्य की यदि बात करें तो स्खलित ना हुए वीर्य का अवशोषण करना, स्खलित ना हुए वीर्य का अवशोषण करना, अवशोषण करना इसका प्रमुख कार्य है। क्योंकि यह एक शाकाहारी नलिका होती है और इसमें कुछ ऐसे पदार्थ का स्राव होता है जिससे जो वीर्य होते हैं वो फिसलते रहते हैं। उसके बाद यदि अगले अंग की बात किया जाए, शुक्रवाहिनी के बाद स्खलन वाहिनी की यदि बात करें, स्खलन वाहिनी की यदि बात करें, इसे इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखेंगे यानी माप। तो ये अभी इसके पहले आप लोगों को शुक्रवाहिनी के बारे में बताया गया, तो शुक्रवाहिनी के शीर्ष से मूत्र मार्ग तक जो होता है वो स्खलन वाहिनी होता है और यह लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। ये पतली होती है दीवार के समान। उसके बाद ये यदि इसके कार्य की बात किया जाए, स्खलन वाहिनी के कार्य की यदि बात करें तो स्खलन वाहिनी का मुख्य कार्य होता है कि वृषण से निकले वीर्य शुक्रवाहिनी से होते हुए स्खलन वाहिनी में जाते हैं और स्खलन वाहिनी में जाकर के ये इकट्ठा होते हैं, यानी वीर्य को एकत्रित करना। उसके बाद अगले अंग की बात कर लेते हैं। अगला अंग आता है मूत्र मार्ग, या जिसे इंग्लिश में यूरेथ्रा कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। मूत्र 5वां अंग है, मूत्र मार्ग, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूरेथ्रा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि यूरेथ्रा क्या होता है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखेंगे, माप। तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्योंकि ये स्खलन वाहिनी से होते हुए मूत्रोजनन छिद्र तक जाती है, यानी ये जो होती है स्खलन वाहिनी से मूत्रोजनन छिद्र तक छिद्र
तक। ये लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। इसके 20 सेंटीमीटर जो लंबी होती है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला भाग है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और यह प्रोटेस्ट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। यानी ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरता है। से होकर गुजरता है। उसके बाद यदि दूसरे भाग की बात किया जाए तो दूसरा भाग है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। यानी इसकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। और यह यूरेथ्रा का बीच वाला भाग होता है। यानी ये मध्य भाग होता है। मध्य भाग होता है। उसके बाद अगले भाग की यदि बात करें, तीसरा जो होता है वो स्पंजी यूरेथ्रा। स्पंजी यूरेथ्रा होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। और यह यूरेथ्रा का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे नरजनन तंत्र का जो अगला अंग है शिश्न। नरजनन तंत्र का जो अगला अंग है यानी 7 पे शिश्न। शिश्न या इसे इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। इसमें देखेंगे, फिगर द्वारा देखेंगे। इसमें कुछ इस तरह का फिगर होता है, जैसे इस तरह से फिगर होता है। सेम इधर भी ऐसे होता है। यदि इसके अंग की बात किया जाए तो ये जो अंग होता है ये ब्लैडर होता है। ब्लैडर के बाद जो होता है ये वाला अंग, ये ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड के बाद जो भाग होता है वो काउपर्स ग्लैंड, यानी ये जो भाग होता है
वो काउपर्स ग्लैंड होते हैं। काउपर ग्लैंड के बाद ये ज्वाइंट अंग्स बोले जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये अंग जो होते हैं जैसे इस प्रकार, इसे कहा जाता है कार्पस स्पॉन्जिशियम। भी नामनेशन देख लेंगे। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार ये इस तरीके से कुछ दिखता है। इसका नामनेशन देख लेंगे। ये इसे ब्लैडर कहा जाता है या मूत्राशय, ब्लैडर। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये इसकी यदि बात करें तो ये काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। उसके बाद यदि इसकी बात किया जाए तो ये कार्पोरा कवर्नोसा होता है, कार्पोरा कवर्नोसा, कार्पोरा कवर्नोसा, कार्पोरा कवर्नोसा पेनिस। उसके बाद इसमें अर्टरीज पाई जाती हैं। ये जो होता है अर्टरीज, इसके आंतरिक वाला भाग जो होता है उसे कार्पस स्पॉन्जिशियम, कार्पस स्पॉन्जिशियम, स्पॉन्जिशियम पेनिस कहा जाता है। उसके बाद ये मध्य वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। यदि इसकी बात करें ये वाले तो इसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। और इसकी यदि बात करें ऊपर वाले भाग की, इसे फोरस्किन या प्रीपियूस कहा जाता है, प्रीपियूस, या इसे फोरस्किन भी कहा जाता है।
चलिए इसको देखते हैं, एक एक का एक्सप्लेनेशन। ब्लैडर की यदि बात करें तो इसमें यूरिन कलेक्ट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात अभी सहायक ग्रंथियाँ जब बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। काउपर्स ग्लैंड भी जब ग्रंथियाँ बताया जाएगा तो बताया जाएगा। कार्पोरा कवर्नोसा, यह मसल्स होते हैं, इसमें आर्टरीज पाए जाते हैं और इसमें ब्लड कलेक्ट होता है। सुषुप्त अवस्था में इसमें ब्लड कलेक्ट नहीं होता, बट ड्यूरिंग द सेक्स इसमें ब्लड कलेक्ट होता है और ये इरेक्शन होता है। उसके बाद यदि कार्पस स्पॉन्जियम की बात किया जाए तो ये कार्पोरा कवर्नोसा की बाद की परत होती है। और यदि यूरेथ्रा की बात किया जाए तो यूरेथ्रा इसके पहले आप लोगों को डिस्कशन किया गया था। उसके बाद यदि ग्लैंस पेनिस की बात किया जाए, ग्लैंस पेनिस या जिसे सिस्ट मुंड कहा जाता है, या इसे एक और नाम से जानते हैं, सिस्ट मुंड या कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। ये सिस्ट मुंड के का आधार होता है। उसके बाद सिस्ट मुंड की जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर ये जो खोल होती है इसे कहा जाता है प्रीप्यूस यानी फोर स्किन्स। चूँकि ये प्रीप्यूस जो होता है ये ढके रहता है तो इसमें एक फ्रेनुलम नामक रचना उत्पन्न होती है। ये जो रचना है ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक, इसे कहा जाता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम त्वचा होती है और ये इसमें कुछ तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं जो एक सफ़ेद पदार्थ का स्राव करती हैं, यानी यहाँ पर कुछ वाइट्स पदार्थ कलेक्ट होते हैं। इसे कहा जाता है स्मैग्मा। स्मैग्मा यानी जो वाइट पदार्थ कलेक्ट होते हैं उसे स्मैग्मा कहा जाता है। इसमें दुर्गंध आती है, तो वो जो दुर्गंध आती है वो जीवाणुओं के कारण होती है, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होती है। चूँकि सिस्ट की बात की जा रही थी तो सिस्ट एक बेलनाकार हर्षण मैथुनांग होता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यदि इसके भाग की बात किया जाए तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस कहा जाता है। उसके बाद मध्य भाग को कहा जाता है बॉडी ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस। लास्ट वाले भाग को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, ग्लैंड के बारे में जानेंगे। यानी नर जनन तंत्र का जो लास्ट पॉइंट है यानी लास्ट अंग, ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां।
8वां पॉइंट जो है सहायक ग्रंथियां, चूँकि नर जनन अंग में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। सहायक ग्रंथियां, या इसे कहा जाता है एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इसमें जो मुख्य है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथ की यदि स्थिति की बात किया जाए, लोकेशन, तो यह स्थित होती है यूटेरस मैस्कुलाइनस के आधार पर, यूटेरस मैस्कुलाइनस के आधार पर, उसके बाद यदि ये 2 जोड़ी पाई जाती है, यानी यदि इसकी संख्या की बात किया जाए तो ये 2 जोड़ी पाई जाती है। उसके बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह अम्लीय द्रव का स्राव करती है, यानी इसमें स्रावित द्रव जो होता है वो अम्लीय होता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो वीर्य का, यानी यदि इसके कार्य की बात किया जाए तो कार्य में वीर्य का 25 से 30% भाग, 25 से 30% भाग बनाती है। अब चूँकि ये वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है, और ये जो अम्लीय द्रव है वो कार्य क्या करता है, तो इसका जो अम्लीय द्रव है इसका कार्य, इसके कार्य की यदि बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। उसके बाद यदि वीर्य का जो 25 से 30% भाग बनाती है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पाया जाता है वो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, अब प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज आदि होते हैं। यानी प्रोटीओलाइटिक जो एंजाइम होता है उसके अंतर्गत पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम और एमाइलेज होते हैं। उसके बाद दूसरे पदार्थ की यदि बात करें
तो दूसरा होता है सीट्रेट। सीट्रेट सीट्रेट होता है। और यदि अगले पदार्थ की बात किया जाए तीसरे, तो ये फास्फेटेस 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 होता है। इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो वीर का स्कंदन, वीर के स्कंदन को रोकना होता है। उसके बाद यदि प्रोटेस्ट ग्लैंड की एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो चूँकि पुरुष की जब एज ढलती है, यानी कहने का मतलब ये है जब वह 40 से 45 या 45 से 50 वर्ष का होता है, तो ये जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है वो फूलकर बड़ी होने लगती है, जिससे जो ब्लैडर होता है यानी मूत्र मार्ग जो होता है उस पर दबाव पड़ने लगता है और मूत्र त्याग में बाधा आने लगती है। यानी वो उसके जो ब्लैडर में यूरिन होती है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, इसलिए वो बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है उसको। उसके बाद अगली ग्रंथ की यदि बात करें, अगली ग्रंथि है काउपर्स ग्लैंड। दूसरी यदि ग्रंथ की बात किया जाए, काउपर्स ग्रंथियाँ। काउपर्स ग्रंथियाँ काउपर्स ग्रंथियों की यदि स्थिति की बात किया जाए, यानी ये रहती कहाँ है, यानी लोकेशन कहाँ रहता है, तो ये प्रोटेस्ट ग्रंथ के ठीक पीछे, प्रोटेस्ट ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती हैं। अब इनका जो द्रव होता है, यानी जो स्रावित द्रव है वो क्षारीय होता है। इसके पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट ग्लैंड में देखा तो उसमें अम्लीय था, इसमें क्षारीय द्रव होता है। अब इसका जो कार्य है वो क्या होता है, यूरेथ्रा को, या जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना बनाना, क्षारीय व चिकना बनाना होता है, बनाना। उसके बाद अगले ग्लैंड की यदि बात करें, तीसरा तो सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा है जो सेमिनल वेसिकल्स। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे कि यह कहाँ स्थित होता है। तो यह मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, यानी ब्लैडर के पीछे स्थित होता है। अब ये इसका क्या कार्य होता है, और इसका जो स्रावित द्रव है वो क्या है, स्रावित द्रव। तो स्रावित द्रव जो होता है इसका,
वो क्षारीय व श्यान सुक्रिय द्रव, श्यान सुक्रिय द्रव होता है। अब इसके यदि इसका जो कार्य होता है वो यदि कार्य इसके बात किया जाए तो ये वीर्य का 80% भाग बनाता है, यानी ये सीमन का या वीर्य का 80% भाग बनाता है। अब उसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं, यानी जो 80% वीर्य का भाग बनाता है उसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। उस पर नंबर 1 पे रख सकते हैं फ्रैक्टोस, नंबर 2 पे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तीसरे की यदि बात किया जाए तो तीसरा जो है सेमिनोजेलिन, और कुछ मात्रा में शर्करा प्रदान करता है। तो यदि फ्रैक्टोस की बात किया जाए तो ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना। यदि प्रोस्टाग्लैंडिन की बात किया जाए तो ये शुक्राणु व अंडों के संलयन के लिए, यानी शुक्राणु व अंडे के संलयन के लिए योनि में संकुचनों को प्रेरित करना, योनि में संकुचन को प्रेरित करना। उसके बाद सेमिनोजेलिन का यदि कार्य देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य है अस्खलित वीर्य का अस्कंदन करना, अस्खलित वीर्य का अस्कंदन करना, जिससे वीर्य गाढ़ा हो सके, गाढ़ा करना। तो इस प्रकार ये सेमिनल वेसिकल्स के कार्य हैं। बस आज इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दिया जाएगा, उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग अवश्य दें। जय हिंद।